हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आप सबका आइडियल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं अभी बिगिनिंग कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, तो शायद कुछ कमियाँ होंगी, कुछ डाउट आपको होंगे, समझ में आपके ढंग से नहीं आ रहा होगा, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें क्या डाउट हो रहा है, कहाँ पर हमें समस्या आ रही है। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए नए नोट्स लगातार मिलते रहे। अब देखिए, एक और डाउट आपको हो सकता है कि मैं सारी थ्योरी इसमें पहले लिख क्यों दे रहा हूँ सारा। तो कारण उसका ये है कि सारी थ्योरी लिखने से इसमें जो राइटिंग बनेगी हमारी, वो राइटिंग सही ढंग से बनती है, आप स्पष्ट रूप से इसे पढ़ पाएंगे। दूसरा, आप विद्यार्थियों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो नोट्स बनाने होते हैं, उस नोट्स की स्थिति आप इससे भी बना सकते हैं, सारी स्थिति से क्लियर हो जाएगी। और जिन हमारे ग्रामीण इलाकों में कई विद्यालय ऐसे होते हैं जिन विद्यालयों में टीचर्स नहीं है ना, तो उन विद्यालयों में टीचर ना होने के बावजूद भी बच्चे इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने कोर्स की भरपाई कर सकते हैं। उसके लिए आप इन नोट्स को पूर्ण तरह समझने के पश्चात उसे अपनी कॉपी में लिखकर उसको बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये इसलिए लिखा गया है, तो इसलिए आप इस तरह से डाउट ना करें और आप ये भी ना समझें कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये केवल आपके लिए ही फायदेमंद है, आपको देख के ही इस ढंग से व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। तो ये तो डाउट की बात रही। अब चलते हैं आज, है ना, हम पूरे एंजॉयमेंट तरीके से, बिना टेंशन फ्री होते हुए, बिना किसी टेंशन के यहाँ पर पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी इस नोटिंग करने में आपको कोई समस्या ना हो। तो देखिए, आज शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि यदि हम एक द्विध्रुव को एक समान क्षेत्र में रखें, तो उस द्विध्रुव को क्षेत्र में लाने के पश्चात उसमें एक आघूर्ण बल कार्य करता है। उस आघूर्ण बल का व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये सारा नोट किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो हमारे पार्ट्स होंगे, ये पैराज होंगे, उनको आपको स्पष्ट तौर पे दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसे जो शुरुआत हमारी हो रही है ऊपरी पार्ट से। इस पार्ट को मैं जूम करूंगा, जिससे आपको सारी स्थिति क्लियर हो जाए। तो ये स्थिति हमारी यहाँ बनेगी। देखिए, जूम कर रहा हूँ इसको, अब शायद आपको सही ढंग से दिखाई देगा। लास्ट में मैं इसका एक आपको पूरी तरह से एक फोटो भी सेंड कर दूंगा इसमें ही, जिससे आपको कोई डाउट ना हो, राइटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। ये समझ लीजिए आपके नोट्स हैं। आपके टीचर्स जो विद्यालय उपलब्ध नहीं है, उनके बजाय आप इससे इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए, टॉपिक है हमारा अब देखिए नाम क्या है हमारा, एक समान बाह्य बद्ध क्षेत्र। एक ये है हमारा, दूसरा क्या है बद्ध द्विध्रुव, और तीसरा क्या है बलयुग्म, चौथा क्या है आघूर्ण। तो ये चार तरह की अवस्थाएं इसमें बन रही है हमारी। हमें समझना पड़ेगा पहले कि जो चारों अवस्थाएं हमारी बन रही है, ये चारों अवस्थाएं क्या क्या होती है। अब देखिए, पहला नाम इसमें आ रहा है हमारा एक समान क्षेत्र, ठीक है। तो क्षेत्र बाह्य रूप से रहना चाहिए और एक समान रहना चाहिए। एक समान क्या होता है, जिसमें सभी बिंदुओं पर तीव्रता का मान समान तरह का हो, उसे हम एक समान क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती हैं हमारी, उन बल रेखाओं की दिशा आपस में एक ही दिशा में होती है और समांतर होती है। तो ये हमारी बल रेखाएं बनाई गई है। ये बल रेखाएं जो एरो दिखा रहे हैं हम, ये एरो, ये सारे क्या हमारी बल रेखाएं हैं, कई सारी बल रेखाएं, ठीक है ना। इन बल रेखाओं के द्वारा इस क्षेत्र में, जो बाह्य रूप से क्षेत्र हमारा बन रहा है, इसमें हमने ए बी नाम का एक द्विध्रुव लिया है और उसको यहां पर थीटा कोण बनाते हुए इस पोजीशन में रखा है, ठीक है ना। तो ये हमारी स्थिति है, यह मिला हुआ है। और हम जानते हैं कि जब भी हम थीटा कोण या किसी भी स्थिति में, किसी क्षेत्र में हम आवेश को लाते हैं, तो उस आवेश पर क्षेत्र के द्वारा बल कार्य करता है। तो यहां हमारे आवेश दो हैं, एक आवेश -q, एक आवेश +q। तो दोनों आवेशों में हमको यहां पर बल लगता हुआ दिखाई देगा क्षेत्र के कारण। तो क्षेत्र हमारा समान है, चाहे यहां हो चाहे यहां हो।
दोनों आवेशों में क्षेत्र समान है, आवेश की मात्रा भी समान है, वो भी समान है, इसलिए जो बल रहेगा, बल का परिमाण, जो वैल्यू रहेगी बल की हमारी, वो समान तरह की रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन हमारे जो आवेश हैं, एक आवेश पॉजिटिव है, एक आवेश नेगेटिव है, इसलिए इनकी दिशा विपरीत हो जाएगी। तो एक बल जो हमारा बी बिंदु पे, देखिए ऊपर जो हमारा प्लस क्यू वाला है, बी बिंदु पर जो हमारा बल है, वो देखिए, वो जो बल है, वो बल हमारा एफ दिखाया गया है, क्योंकि ये पॉजिटिव आवेश है, तो जहां क्षेत्र रहेगा उस समय बल लगेगा इसका। दूसरा हमारा नेगेटिव आवेश, तो बल की दिशा क्षेत्र के विपरीत हो जाएगी, यहां पर दिखाया गया है। तो हमारे ये बल लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो दोनों बलों के बीच में जो डिस्टेंस हमारी बन रही है, वो डिस्टेंस क्या है, 2L है, और ये डिस्टेंस पूरी तरह से यहां पर फिक्स है ना। और यहां पर थीटा कोण बना हुआ है, और ऐसे इसको रखा गया है ना। तो जो हमारे बल की मात्रा हम जानते हैं किससे निकालते हैं, F = QE। ये सूत्र कहां से बना था भाई, ये सूत्र बना था हमारा E = F/Q से। जब हम किसी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे थे, जब हमें डिस्टेंस न दे रखी हो, तो हमारा उस सूत्र से निकाला इसको हमने, ये मिलान को F = QE। ये मान बल का यहां भी रहेगा और यहां भी रहेगा, दोनों अवस्थाओं में हमको बल का मान समान तरह का प्राप्त होगा, जो मैं यहां पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्या होता है यहां पर, इसके बाद हमें समझना है यहां पर कि जो हमारा, अब देखिए जो हमारा ये द्विध्रुव है, इसके दोनों सिरों में बल लग रहा है। जैसे हमारा ये डायपोल हमारा बन रहा है, ये डायपोल है, ऐसे दिख रहा होगा आपको, जैसे हमारा ये डायपोल, तो इस डायपोल के इस सिरे भी और इस सिरे में बल लगेगा। तो बल लगाने के बाद क्या होगा, ये बल इस तरफ लग रहा है, ये बल इस तरफ लग रहा है, तो ये बल की दिशा इसको घुमाने का प्रयास करेगा, और ये ऐसी स्थिति बन जाएगी इसकी। देखो ये बल इसको धक्का मार रहा है इस तरफ, ये बल धक्का मार रहा है इसको इस तरफ, तो इसलिए ये यहां से यहां घूमने का प्रयास करेगा, तो ये ट्विस्ट करेगा, ट्विस्ट माने घूमेगा, ठीक है ना। तो एक तो हमारी ऐसी स्थिति बन रही है कि यहां इस द्विध्रुव को ये बल घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बल कितने हैं हमारे, बल 2 है ना। तो जहां 2 बल, मतलब बलों का जोड़ा है यहां पर, इस जोड़े को बोलते हैं युग्म, जोड़ा, पेयर, जिसे हम युग्म भी बोलते हैं, उस नाम से बनता है इसका नाम बलयुग्म। तो हमारे द्विध्रुव में एक बलयुग्म कार्य करता है, जो इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए जब ये घुमाएगा इसको, तो घुमाने के पश्चात जब ये ई के दिशा में आएगा, ऐसा रहेगा, ऐसी स्थिति, एक बल जो यहां है हमारा वो यहां जाएगा, ये बल यहां, ऐसी स्थिति में दोनों बल के मान समान तरह के हैं, इसलिए इनका परिणामी 0 हो जाएगा, और अब ये कहीं नहीं जाएगा, अब ये ऐसा स्थिर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, कहां आ गया ये, जब बल युग्म लगा इसमें, तो ये इस क्षेत्र की दिशा में आ गया। देखो ये जब उसने इसको मूवमेंट किया, घुमाया, तो ये यहां से यहां आ गया, है ना। तो दिशा कौन सी बन रही है इसकी, जो क्षेत्र की दिशा बन रही है हमारी ई। तो इस बलयुग्म को जो इसे घुमाने के बाद क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, ये इसकी ओरिजिनल पावर, हर एक चीज की जो ओरिजिनल अवस्था रहती है हमारी ऐसे रहती है। ये हमारा आधार है, इस आधार पे ये द्विध्रुव रखा हुआ है, कोई वस्तु रखते हैं ऐसे तो रखते हैं, है ना। तो ये इसकी मुख्य अवस्था, मूल अवस्था ये होती है हमारी। तो ऐसी स्थिति हमारी कौन सी मूल अवस्था, ये वाली होगी। इस स्थिति में ये द्विध्रुव बलयुग्म के द्वारा घूमने के बाद आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारा बलयुग्म है, बलों का जोड़ा है, वो इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे घुमा के यहां ला रहा है ना। तो कौन सी पोजीशन है इसकी, ओरिजिनल अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है, या मूल अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है। तो वह बल जो किसी वस्तु को उसकी मूल अवस्था में या मुख्य अवस्था या बेसिक प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, उसे बोलते हैं प्रत्यानयन बल। ऐसा बल जो किसी वस्तु को उसकी मूल अवस्था में लाने का प्रयास करता है, उसे वो कहते हैं प्रत्यानयन बल। तो यहां भी हमारा बल जो युग्म लग रहा है हमारा, वो इसको ओरिजिनल पोजीशन में ला रहा है, मूल अवस्था में ला रहा है। तो ऐसे कहेंगे हम, ये बल जो हमारा बन रहा है, ये कैसा बल है, प्रत्यानयन बल है। लेकिन किससे लग रहा है, ये बलयुग्म से लग रहा है, तो इसका नाम बनेगा हमारा प्रत्यानयन बलयुग्म। ये बल एक होता तो ये बनता प्रत्यानयन बल,
ये बलों का जोड़ा बना है, तो इसे नाम दिया है हमने प्रत्यानयन बल युग्म। ठीक है ना। तो ये पार्ट तुम्हारा पहला हो गया। अब इस प्रत्यानयन बल युग्म जो बन रहा है हमारा, इस बल युग्म में जब ये इसे घुमाने का प्रयास करेगा, तो घुमाने का प्रयास के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। ऐसे घुमा, ऐसे आ रहा है, वहां से घूम के, यहां से घूम के ये ऐसे आ रहा है, ऐसे घूम के ये ऐसे आ रहा है। ठीक है ना। तो इसमें जब कोई वस्तु, फिर एक बल हमारा दूसरा, बल की अवस्था दूसरी है हमारी, कि ऐसा बल जो किसी वस्तु को किसी बिंदु के पड़ते घुमाने का प्रयास करता है, ऐसा बल जो किसी वस्तु को किसी बिंदु के पड़ते घुमाने का प्रयास करता है, उसे हम, जैसे ये बिंदु है हमारा, ये घुमाने का प्रयास करते हैं ऐसे। इस बल को बोलते हैं हम आघूर्ण बल। जो ला रहा है मूल अवस्था में वो प्रत्यानयन बल, जो घुमा रहा है वो आघूर्ण बल। ठीक है ना। तो यहां पर हमारा एक आघूर्ण बल रहेगा जिसे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। शो करते हैं उसे टाउ से। बल यहां हमारे 2 हैं, तो इस टाउ का मान हम जानते हैं क्या होता है, किसी एक बल का मान इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखा की लंब दूरी। अब देखिए क्या होती है क्रिया रेखा हमारी, ऐसी रेखा जिस रेखा पर बल कार्य कर रहा है, ऐसी रेखा जिस रेखा पर बल कार्य कर रहा है उसे बल की क्रिया रेखा कहते हैं। अब देखिए चित्र में, जो हमारा चित्र था, इस फिगर में, यहां देखिए फिगर है जो हमारा, इस फिगर में इस बल की क्रिया रेखा कौन सी है हमारी, ये वाली रेखा। रेखा चाहे यहां बनेगी हमारी, चाहे यहां बनेगी, पूरी रेखा इसकी क्रिया रेखा है, जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। इसकी और बड़े जो लग रहा है हमारा, इसकी क्रिया रेखा कौन सी है हमारी, आगे ये, पीछे ये। तो इन दोनों क्रिया रेखाओं की लंब दूरी, बीच में यदि लंब खींच दें हम, तो जो लंब बनेगा वो लंब इसकी लंब दूरी कहलाएगी। इसके लिए मैं इस B से इस F की क्रिया रेखा पर एक लंब डाल रहा हूं। ये लंब डाल दिया, जिसे मैंने नाम दिया BN नाम दे दिया इसको। ठीक है ना। तो BN यहां पर लंब बन गया हमारा, ये लंब जो इन दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंब दूरी कहलाएगा। ठीक है ना। तो इस चित्र के अनुसार जो हमें टाउ मिलेगा, उस टाउ का मान दोनों बलों में से एक बल, जिसे हम बल F कह रहे हैं, है ना, इनटू क्रिया रेखा की लंब दूरी, जिसे हम BN कह रहे हैं। तो टाउ इक्वल टू F इंटू BN। समीकरण नंबर 2 जो बन रहा है हमारा, ये इस आघूर्ण बल के लिए एक मुख्य सूत्र है, जिस सूत्र में जो हमारे पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स के मान रखने के पश्चात हम परिणामी आघूर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए यहां हमारा इस सूत्र में F तो हमें मिला हुआ है समीकरण नंबर 1 से, लेकिन हमें BN का मान निकालना है इस चित्र के अनुसार। ठीक है ना। BN निकालना है हमें उस फिगर के अनुसार, जो फिगर हमारा ऊपर बना है। अब देखिए, फिर दोबारा देखिए फिगर को। जो हमारा फिगर है, इस चित्र में हमें मिल रहा है त्रिभुज, जिस त्रिभुज का नाम है हमारा ABN है ना। इस त्रिभुज में ये कोण थीटा है हमारा, और ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हमने यहाँ पर लंब डाला है ना, इसलिए कोण हमारा 90 रहेगा। तो ये बन गया समकोण त्रिभुज ABN। इस समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा विभिन्न कोणों के मान ज्ञात कर लेंगे, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के मान इनसे ज्ञात कर सकते हैं। हमें यहाँ पर ऐसा मान चाहिए जिस मान में ये वाली भुजा हो और कोई ज्ञात भुजा हो जो हमें मालूम है। हमें एक का मान निकालना है ना, तो ये वाली भुजा हो और ज्ञात भुजा हो। ये अज्ञात भुजा हमारी है और ये ज्ञात भुजा है, तो ये लंब और कर्ण जिस वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में रहेंगे, उसको लेके हम यहाँ पर मान निकालने का प्रयास करेंगे। इस चित्र में हमें एक त्रिभुज मिल रहा है, जिसे बोलेंगे हम त्रिभुज ABN, समकोण त्रिभुज ABN, है ना। तो उससे लेंगे। अब नीचे चलते हैं हम। इस समकोण त्रिभुज में यहां देखिए, ये जो हमारा है, इस समकोण त्रिभुज ABN में
यदि हम निकालें साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, जिसे हम यहाँ पर शो कर रहे हैं bn अपॉन ab के रूप में, ठीक है ना। इस bn और ab के मान को यदि हम देखें, चेक करें, तो bn तो हमारा bn ही है ना, लेकिन ab का मान हमको दिया हुआ है, वो क्या है, वो वहां ऊपर देखिए वो 2l है, उसका मान हमको ऊपर देखिए, वो देखिए bn का मान, ab का मान, bn का मान तो हमें अज्ञात है, जो निकालना है हमको, लेकिन ab का मान कितना है हमारा 2l, जो द्विध्रुव की अल्प दूरी, ठीक है ना। अब नीचे आते हैं, अब देखिए, तो मान रख दिया इसका हमने। अब जो हमारे लिए अज्ञात है, अज्ञात क्या है हमारे लिए, bn, इसका मान को देखिए, वो हमारी लंब दूरी कहला रही है, तो उस लंब दूरी bn का मान कैसा आएगा, इस 12 को हम यहां भेज देंगे, तो 2l sin थीटा, इस समीकरण नंबर 3 कहेंगे हम, इसके द्वारा हम इसकी अवस्था प्राप्त करेंगे। अब देखिए bn मिल गया हमको, f मिल गया हमको, f में ऊपर से मिला है, समीकरण नंबर 1 वो देखिए, वो लिखा है f इक्वल टू क्यू ई, और समीकरण नंबर 2 जो हमारा है वो है टाउ इक्वल टू एफ इंटू बी एन, और नंबर 3 हमारा है बी एन इक्वल टू 2l साइन थीटा। तो समीकरण नंबर 2 में यदि हम समीकरण नंबर 1 और 3 के मान को पुट कर दें, रखें, तो हमें परिणामी मान प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे, जो इस तरह से मिलेंगे हमको, तो बता रहा हूं मैं। ये देखिए, मान रखा हमने, समीकरण नंबर 1 का मान है हमारा f इक्वल टू क्यू ई, तो हमने f के स्थान में रख दिया क्यू ई। समीकरण नंबर 3 का मान है हमारा bn इक्वल टू 2l साइन थीटा, हमने मान रख दिया यहाँ पर 2l साइन थीटा। तो दोनों मान जो बन रहे हैं हमारे क्यू ई और 2l साइन थीटा को हम इस तरह से व्यवस्थित करेंगे जिससे हमारा द्विध्रुव की अवस्था प्राप्त हो जाए। अब द्विध्रुव की अवस्था को यदि शो करना है, दिखाना है हमने, तो हमें द्विध्रुव का आघूर्ण यहाँ पर दर्शाना पड़ता है, जिससे द्विध्रुव की अवस्था को हम जान सकें, समझ सकें कि हाँ भाई ये द्विध्रुव की अवस्था निकल रही है। इसलिए हम द्विध्रुव के आघूर्ण P इक्वल टू 2QL के प्रयोग के लिए इसमें व्यवस्था करते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलता है यहाँ पर, हमें यहाँ पर 2QL अलग कर दिया इसको हमने, इसका E बाहर, क्योंकि सारे गुणा में है, अंदर नहीं पड़ेगा इसका, ये हमने बाहर ले लिया और साइन थीटा बाहर से ले लिया, इसे नंबर 4 मान लिया। अब इस 4 में हमने द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2QL का प्रयोग किया, तो हमें मिल गया यहाँ पर टाउ इक्वल टू P साइन थीटा, समीकरण नंबर 5, ठीक है ना। तो इस 5 को, जो ये 5 बनी है हमारी समीकरण, इस 5 को ही हम द्विध्रुव पर लगे बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र कहते हैं। तो यही हमारा आघूर्ण सूत्र है हमारा, जो ये दिखा रहा है कि कितनी अवस्था के द्वारा इसे घुमाने का प्रयास होगा जब विभिन्न विभिन्न कोण बनते हैं। देखिए मेन क्या है हमारे यहाँ पर, P हमें मिला हुआ है, E हमें चित्र मिला हुआ है, लेकिन जो कोणीय अवस्थाएं बन रही हैं हमारी चित्र में, तुम्हें दिखाया मैंने, वो चित्र देखिए आप, हाँ दिख रहा है आपको, जो हमारा कोणीय अवस्था बनेगी, इस कोणीय अवस्था के द्वारा ही हम टाउ की विभिन्न अवस्थाएं निकालने का प्रयास करेंगे, इससे ही सारी अवस्थाएं मिलेंगी हमको। अब देखिए, जब भी किसी सूत्र में हमें ध्यान देना चाहिए, साइन होता है साइन, तो उस सूत्र में हम मुख्य अवस्थाएं निकालने के लिए 2 तरह की स्थिति लेते हैं। एक हम जानते हैं ना, हम पे जो बेस अवस्थाएं रहती है, एक तो रहती है 0, एक रहती है 90, एक रहती है 180, हम 3 अवस्थाएं, बाकी जो मान हमारे बनते हैं वो मान तो इसके बीच में आते रहते हैं हमारे। हम इन तीनों मानों का मुख्य रूप से मान निकालते हैं और ये कहते हैं कि भाई जो स्थिति इनकी है, बाकी अवस्था इनके बीच में होती रहेगी हमारी, इसलिए हम 3 मान निकालते हैं बेस रूप से। लेकिन साइन जब होता है तब 2, कॉस जब होता है तब 3 मान निकालते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिए साइन है, तो साइन के लिए हम यहाँ पर पहली अवस्था कि जब जो हमारा द्विध्रुव है, उस द्विध्रुव का क्षेत्र के साथ जो कोण बन रहा है हमारा, वह कोण माना 90 बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ, अब चित्र देखिए आप जरा सा, चित्र में चल रहा है, बताया हमको
कि द्विध्रुव जो बन रहा है हमारा, ये ऐसा ना हो कि मतलब ऐसा हो जाए, यहाँ पर कोण थीटा बन रहा है, ये ऐसा ना हो कि ऐसा बन जाए। जो कोण हमारा है, ये कोण ऐसा ना बन के ऐसा बन जाए, तो कोण 90 तक बनेगा हमारा, है ना। तो वो स्थिति बोल रहे हैं जब थीटा का मान यहां से ये ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, तो ये कोण 90 बन जाएगा हमारा। उस अवस्था में हम थीटा के स्थान पर समीकरण 5 में थीटा के स्थान पर 90 लाने के पश्चात इसको लिखेंगे हम टाउ इक्वल टू पी साइन 90। अब साइन 90 होता है 1, तो ये बन गया हमारा टाउ इक्वल टू पी। ये आघूर्ण बल का महत्तम मान होता है, ठीक है। तो इसे हम शो करते हैं टाउ मैक्स या टाउ महत्तम, मैक्स माने मैक्सिमम, महत्तम। तो टाउ मैक्स इक्वल टू पीई। समीकरण नंबर 6 मिल गया हमको, मान तो हमारा आ गया। लेकिन हमको कई सारे एग्जाम्स में इस तरह की स्थिति मिलती है कि इस तरह के सूत्र के द्वारा द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो हम इस सूत्र को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें जो हमारा द्विध्रुव का आघूर्ण है स्मॉल p इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन ई। मैक्स यहाँ सफिक्स है, नीचे से है, जो शो कर रहा है कि टाउ का मान महत्तम अवस्था के लिए है, ठीक है ना, अपॉन ई। समीकरण नंबर 7 हो गया। अब दूसरी अवस्था देखिए, जब द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा इक्वल टू 0 कोण बना रहा हो, जब द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा इक्वल टू 0 कोण बना रहा हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये द्विध्रुव हमारा बन रहा है, यहां जो कोण बन रहा है हमारा, ये कोण कितना बनेगा, 0 बन जाएगा। मतलब ये द्विध्रुव हमारा यहां से ऐसे आ जाएगा। मान लो ये द्विध्रुव बनेगा हमारा, तो इसका मान यहां से ऐसे बन जाएगा और ये क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, ये समांतर हो गया क्षेत्र। इस अवस्था में 90 वाली अवस्था में लंबवत था और यहाँ पर लिखा हुआ मैंने लंबवत था, यहाँ पर समांतर हो। तो समांतर स्थिति में आने के पश्चात कोण 0 बनेगा इसमें हमारा। उस कोण 0 के लिए यदि हम समीकरण नंबर 5 में इसका मान रखें, तो 5 से मिलता है हमको टाउ इक्वल टू पीई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 होता है हमारा 0, देन टाउ का मान 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। समीकरण नंबर 8। ये मुख्य अवस्थाएं एग्जाम में आती है, ठीक है ना। तो हमें जहां जहां सूत्र में साइन हो वहां 2 स्थितियां निकालनी है, जहां कॉस हो वहां 3। कुछ और सूत्र में हमारे बाद में बनेंगे, अभी हम निकालेंगे कुछ डेरिवेशन, उनमें कॉस रहेगा तो वहां 3 मान निकालेंगे, ठीक है ना। और कारण ये है उसका, क्योंकि साइन कॉस जो हमारा साइन होता है ना, साइन 0 और 180 दोनों समान तरह के होते हैं हमारे, और कॉस में 0 अलग होता है और 180 अलग होता है हमारा। तो साइन में दोनों मान समान होने से हम 180 को नहीं लेते, हम लेते हैं 0 को और 90 को बस, इसलिए यहाँ 2 लेते हैं और वहां 3 लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा ये हो गया हमारा डेरिवेशन, ठीक है ना। इस डेरिवेशन में आपको ध्यान देना है कि यह आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस रहते हैं आने के एग्जाम में। तो आप इसको प्रयास कीजिएगा कि आपको ये ढंग से आ जाए। ये मैंने यहाँ पर पूरा इसको इस तरह से जूम कर दिया है, कुछ समय तक मैं इसको ऐसे रखूँगा जिससे आप इसको नोट कर सकें। ये आपको दिखाई दे रहा होगा निश्चित रूप से, आप कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक स्थिति दूसरी बनती है हमारी कि हमें निकालना होता है यहाँ पर सदिश रूप। सदिश रूप की अवस्था जो हम 11वीं में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, कि कैसे सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं, उन्हें कैसे शो करते हैं। उसके अनुसार जो हमारे गुणन होते हैं, जिन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट, अदिश गुणन, सदिश गुणन, उनसे हमको इनकी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ तो वो स्थिति, उसके लिए मैं अलग बनाऊंगा पहले वीडियो, जिससे आप अदिश राशियां, सदिश राशियां, उनका गुणन की अवस्थाएं किस तरह से होती है, कब हम इसे क्रॉस करते हैं, कब हम डॉट करते हैं, कब हम वेक्टर लगाते हैं, कब वेक्टर नहीं लगाते हैं परिणामी राशि में, उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको कोई डाउट ना हो, आप ढंग से समझ जाएं उसको। लेकिन यहाँ पर जो सदिश रूप हमारा बनता है, उसके लिए जहां जहां सूत्र में साइन होगा उस स्थिति को हम क्रॉस से शो करते हैं। क्यों, तो तुम्हें बताऊंगा दूसरे वीडियो में, समझाऊंगा तुम्हें उसमें, क्योंकि इसमें एक बड़ी अवस्था है जिससे आप उसकी क्लियरिटी को तभी समझ पाएंगे जब उसको बता के आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो इसलिए वो बताना बहुत जरूरी है, आपको बताऊंगा और तो आप समझेंगे उसको। तो उसके लिए एक नया वीडियो बनेगा हमारा। फिलहाल तो इसका सदिश रूप बनेगा हमारा
समीकरण नंबर 5 का टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ये हमारा एक पूरा डेरिवेशन है। आशा करता हूं आपको ये डेरिवेशन बताने का तरीका समझ में आया होगा और आपको इसको लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी। आपके एग्जाम्स में 12th बोर्ड में ये आपका एक टॉपिक भी है, ये कोर्स में है आपके, इसलिए इसको आप ढंग से कर लें, जिससे आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इस ढंग से करें तो आपके माइंड में सही ढंग से बैठा रहेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है ना, पूरा ढंग से आपको ये बहुत सरल भाषा में समझाया आपको, जिससे आपको कोई समस्या नहीं। तो आज का डेरिवेशन इतना काफी है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।